जहाँ से हमने इसको छोड़ा था। फ्री अलोंगसाइड शिप में ये होता है कि जो बायर है, जो सेलर है, इनके दरमियान ये जो टर्म्स हैं ये तय पाती हैं कि जो सेलर है वो जो उनका सामान है, जो गुड्स हैं, वो वहां तक क्लियर करवाएगा और एक्सपोर्ट के लिए भी क्लियर करवाएगा। पिछले टर्म में क्या था, वो एक्सपोर्ट के लिए क्लियर नहीं करवाता था, जो बायर जगह बताता था वहां तक उसको पहुंचा देता था, दैट्स इट। लेकिन इसमें बायर जो जगह बताएगा वहां तक वो पहुंचाएगा भी, लेकिन एक्सपोर्ट्स के लिए उसको क्लियर भी करवाएगा। ठीक है। सो दिस शुड बी मेड क्लियर बाय एडिंग एक्सप्लिसिट वर्डिंग। अगर ऐसा नहीं है कि बायर ने ही उसको क्लियर करवाना है, गुड्स को शिपिंग के लिए क्लियर करवाना है, बायर नहीं एक्सपोर्ट के लिए, तो ये चीज लिखी जानी चाहिए जो सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है उसके ऊपर। ठीक है। दिस टर्म शुड बी यूज्ड ओनली फॉर नॉन कंटेनराइज्ड सी फ्रेट एंड इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्ट। और ये सिर्फ सी और इनलैंड पे जो है उसी पे ये टर्म जो है वो लागू होती है। अगर कंटेनर का कोई है तो उसमें ये लागू नहीं होती, मतलब नॉन कंटेनराइज जो कंटेनर तो आते हैं ना, उसमें नहीं, जो नॉन कंटेनराइज्ड है उस पे लागू होती है। द सेलर, अब इसके जो की पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। द सेलर डिलीवर्स व्हेन द गुड्स आर प्लेस्ड अलोंगसाइड द वेसल, example on a quay or a barge nominated by the buyer at the named port of shipment। जो सेलर है वो डिलीवर करता है गुड्स को सभी साजो सामान के साथ, जो भी बायर ने नॉमिनेट किया होता है पोर्ट ऑफ शिपमेंट के, आप फलां पोर्ट पे जाके इसको डिलीवर करवाओ। ठीक है। जो भी उसने नाम दिया होगा, तो वहां से फिर उसने सेलर ने उसको क्लियर भी करवाना है एक्सपोर्ट के लिए। द रिस्क ऑफ लॉस ऑफ और डैमेज टू द गुड्स passes when the products are alongside the ship। ठीक है। और जो रिस्क है डैमेज का, गुड्स का, या कोई भी खतरा हो इस पे, वो सारा का सारा जो है वो पास हो जाता है प्रोडक्ट्स के साथ साथ, गुड्स के साथ साथ बायर के ऊपर। द बायर बियर्स ऑल कॉस्ट फ्रॉम दैट मोमेंट ऑनवर्ड। और बायर जो है वो तभी से सभी जितनी भी अखराजात होंगे, अगर इंश्योरेंस का है या कोई भी है, वो जब एक्सपोर्ट के लिए क्लियर हो जाएंगे गुड्स, उसके बाद से सारी जिम्मेदारी जो है वो बायर पर आ जाती है। इसके बाद आ जाता है एफओबी, फ्री ऑन बोर्ड। सबसे ज्यादा यूज होने वाली टर्म। Free on board is a shipment term used to indicate whether the seller or the buyer is liable for goods that are damaged or destroyed during shipping। फ्री ऑन बोर्ड में क्या होता है कि जो शिपमेंट टर्म है ये इंडिकेट करती है कि ख्वा सेलर या बायर जो है वो लायबल होंगे अगर गुड्स डैमेज हो जाती हैं या डिस्ट्रॉय हो जाती हैं ड्यूरिंग शिपिंग। FOB shipping point or FOB origin means that the buyer is at risk and takes ownership of goods once the seller ships the product। अगर FOB origin है तो इसका मतलब यह है कि बायर की जिम्मेदारी है। बायर पे रिस्क आ जाता है सारा गुड्स का, प्रोडक्ट्स का। अगर FOB ओरिजिन है तो, अगर FOB डेस्टिनेशन है तो इसका मतलब यह है कि सेलर जो है उसकी सारी जिम्मेदारी है डेस्टिनेशन तक पहुंचने तक की, कि जो गुड्स हैं उसमें कोई नुकसान होता है, कोई भी इंश्योरेंस क्लेम है तो वो सेलर पे करेगा FOB डेस्टिनेशन में। FOB ओरिजिन में बायर जो है वो पे करेगा। फॉर अकाउंटिंग पर्पसेस the supplier should record a sale at the point of departure from its shipping dock। FOB origin means the purchaser pays the shipping cost from the factory or warehouse and gains ownership of the goods as soon as it leaves its points of origin। ठीक है। तो अकाउंटिंग पर्पसेस के लिए क्या है, सप्लायर जो है वो इस सेल को रिकॉर्ड कर लेता है जब गुड्स जो है वो डिपार्चर होती हैं शिपिंग डॉक तक। ठीक है, शिपिंग डॉक से। तो FOB ओरिजिन में क्या आ गया कि जो परचेजर है, मतलब जो बायर है, वो सभी शिपिंग कॉस्ट भी खुद लेगा। अब इसमें शिपिंग कॉस्ट जो है वो सेलर पे नहीं करेगा। FOB में, FOB में शिपिंग कॉस्ट कौन पे करेगा, बायर पे करेगा। मतलब हम पे करेंगे अगर हम उस जो सामान है, इन्वेंट्री जो है वो परचेज कर रहे हैं, तो वो हम पे करेंगे। सेलर पे नहीं करेगा। ये फैक्ट्री से लेके या वेयर हाउस से लेके जो भी इसकी ओनरशिप है वो सभी की सभी जो है वो ट्रांसफर हो जाती है किस पर, बायर पर। मतलब जब उसने अपना वेयर हाउस छोड़ा सेलर ने, तब से डॉक्स तक जाने तक की जो जिम्मेदारी है वो भी बायर की है। वो वहां से क्लियर करवा देगा, उसके बाद जो है वो भी जिम्मेदारी इसकी है। जो भी शिपिंग कॉस्ट आएगी वो सेलर से हम पहले ही डिस्कस कर लेंगे कि इतनी शिपिंग कॉस्ट है। ठीक है, ये वो बताएगा हमें जितनी शिपिंग कॉस्ट है वो हम उसको एक्स्ट्रा पे करेंगे। FOB destination means the seller retain the risk of loss until the goods reach to the buyer। जैसे कि मैंने बताया
कि अगर एफओबी डेस्टिनेशन हम करेंगे तो जो सेलर है उसकी तमाम तर जिम्मेदारी होगी, जब तक गुड्स हमारे तक पहुंच नहीं जाती वो सभी जिम्मेदारी उसकी होगी। The seller delivers the goods on board the vessel nominated by the buyer at the named port of shipment or procures the goods already so delivered. जो सेलर है वो गुड्स को डिलीवर करता है, ठीक है, जो भी जहाज है, कोई कश्ती है, जो भी है, जिस पे भी जो भी बायर ने नॉमिनेट किया है वहां तक वो उसको पहुंचाता है, और जो भी शिपिंग है, और उसके बाद सारी सारी जिम्मेदारी जो है वो बायर पे शिफ्ट हो जाती है। द रिस्क ऑफ लॉस ऑफ और डैमेज टू द गुड्स पासिस व्हेन द प्रोडक्ट्स आर ऑन बोर्ड द वेसल। जो रिस्क है लॉस का या डैमेज का वो पास हो जाता है बायर पर जब जो सामान है वो शिप पर चढ़ जाता है। वेसल यहाँ पे शिप, कैरियर, कोई भी एक जहाज भी हो सकता है। द बायर बियर्स ऑल कॉस्ट फ्रॉम दैट मोमेंट ऑनवर्ड्स, और बायर जो है वो सभी सभी की कॉस्ट जो है वो खुद पर उस पर आ जाती है, बियर करता है वहां से लेकर जब वो सामान वहां पे चढ़ जाता है। CFR CFR cost and freight. Cost and freight is a legal term used in foreign trade contracts. In a contract specifying that a sale is cost and freight, the seller is required to arrange for the carriage of goods by sea to a port of destination and provide the buyer with the documents necessary to obtain them from the carrier. अच्छा, सीएफआर में क्या होता है कि सीएफआर में ये एक लीगल टर्म है जो यूज की जाती है फॉरेन ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए। इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें ये स्पेसिफाई किया जाता है कि जो सेल है, जो सेल की कॉस्ट है और जो उसका फ्रेट है, वो सभी का सभी जो है वो रिक्वायर करेगा, सेलर अरेंज करेगा उसको। सेलर ही एक जो है वो वेसल अरेंज करेगा, मतलब कैरेज जो है वो अरेंज करेगा, एक शिपमेंट अरेंज करेगा, एक जहाज अरेंज करेगा, जो भी है वो सेलर ने अरेंज करना है। टू अ पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन तक, मतलब अगर पाकिस्तान है तो पाकिस्तान तक उसने ही सारा कुछ अरेंज करना है। एंड प्रोवाइड द बायर विद द डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी टू ऑब्टेन देम फ्रॉम द कैरियर, और जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कैरियर को दे देता है और एक कॉपी जो है वो बायर को भी दे देता है कि ये डॉक्यूमेंट्स मैंने भेज दिए हैं, ये आपके पास मैंने दे दिए हैं, फलां डेट तक जो है वो आपका जो जहाज है, जो सामान है वो पहुंचेगा, आपने ये डॉक्यूमेंट्स लेके वहां चले जाने हैं और उनसे सामान अपना ले लेना है। With a cost and freight sale, the seller is not responsible for procuring marine insurance against the risk of loss or damage to the cargo during transit. अच्छा, कॉस्ट एंड फ्रेट जो CFR है इसमें सेलर की ये जिम्मेदारी नहीं होती कि उसने इंश्योरेंस भी पे करनी है, बाकी तमाम तर जिम्मेदारी सेलर की है, पहुंचाने तक की जिम्मेदारी सेलर की है। लेकिन इसमें अगर कोई नुकसान हो जाता है कार्गो में ड्यूरिंग ट्रांजिट तो वो जिम्मेदारी सेलर की नहीं है। Cost and freight is a term used strictly for cargo transported by sea or inland waterway. ठीक है, और ये कॉस्ट एंड फ्रेट की जो टर्म है ये यूज की जाती है जब कार्गो ट्रांसपोर्टेशन होती है, तब मतलब कार्गो जो जहाज हैं वो जब आ रहे होते हैं तो इसमें उसकी जिम्मेदारी होती है। अच्छा, इसके की टर्म्स क्या हैं? द सेलर डिलीवर्स द गुड्स ऑन बोर्ड द वेसल और प्रोक्योर्स द गुड्स ऑलरेडी सो डिलीवर्ड। ठीक है, कि जो सेलर है वो गुड्स को डिलीवर करता है, पहुंचाता है जहाज तक, ठीक है, और डॉक्यूमेंटेशन भी सारी उसकी कंप्लीट करवाता है। द रिस्क ऑफ लॉस और डैमेज टू द गुड्स पासिस व्हेन द प्रोडक्ट्स आर ऑन बोर्ड द वेसल। जो रिस्क है लॉस का या डैमेज का वो तमामतर बायर पर आ जाता है। अगर सामान मिलता नहीं है बायर को वो जिम्मेदारी सेलर की है, लेकिन अगर सामान मिलता है, टूटा हुआ है, नुकसान है, तो वो जिम्मेदारी बायर पे है। द सेलर मस्ट कॉन्ट्रैक्ट फॉर एंड पे द कॉस्ट एंड फ्रेट नेसेसरी टू ब्रिंग द गुड्स टू द नेम्ड पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन। तो सेलर है उसने जो है वो तमाम तर कॉस्ट और फ्रेट जो भी किराया वगैरह है वो उसने खुद पे करना है जब तक वो पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन तक पहुंच नहीं जाता सामान। एक होता है पोर्ट ऑफ ओरिजिन, पोर्ट ऑफ ओरिजिन है चाइना का पोर्ट, पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन है पाकिस्तान का पोर्ट, हम पाकिस्तान में मंगवा रहे हैं तो पाकिस्तान तक जब तक पहुंच नहीं जाता इसके दरमियान कोई भी लागत है, कोई भी किराया है, वो सब जो है वो सेलर पे करेगा, एक्सेप्ट इंश्योरेंस, लॉस नहीं पे करेगा। अच्छा, CIF है कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज जो है वो एक्स्ट्रा ऐड की गई है, वो ये है, ये भी CFR की तरह ही है, लेकिन इसमें जो इंश्योरेंस है वो जिम्मेदारी भी किस पर आ जाती है, सेलर पर आ जाती है। जैसे कि cost insurance and freight is an example paid by a seller to cover the costs, insurance and freight of a buyer's order while it is in transit. जब तक वो ट्रांजिट में है उस पर कोई लागत आती है, कोई इंश्योरेंस है, कोई किराया है, कोई खर्चा है, वो सबकी सब जिम्मेदारी सेलर पर है। ठीक है, द गुड्स आर एक्सपोर्टेड टू अ पोर्ट नेम्ड इन द सेल्स कॉन्ट्रैक्ट। जो सेल्स कॉन्ट्रैक्ट में पोर्ट लिखा गया है वहां तक जो है वो गुड्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं।
मतलब पाकिस्तान बताया या यूनाइटेड स्टेट्स बताया, जो भी कॉन्ट्रैक्ट लिखा गया है उस तक जो है वो पहुंचाया जाता है। Until the goods are fully loaded onto a transport ship, the seller bears the cost of any loss or damage to the product. जब तक जो है वो सामान ट्रांसपोर्ट शिप पर लोड नहीं हो जाता, सेलर जो है वो तमाम तर लॉस या कॉस्ट जो है वो खुद बर्दाश्त करता है। Further, if the product requires additional custom duties, export paperwork, or inspections or rerouting, the seller must cover these expenses. अगर इसके अलावा कोई कस्टम ड्यूटी है, कोई पेपर वर्क है, कोई इंस्पेक्शन है, कोई और अखराजात हैं, वो भी सेलर की जिम्मेदारी है। तमाम तर जिम्मेदारी किसकी आ गई? सेलर की आ गई। ये पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन तक जिम्मेदारी उसकी है। द सेलर डिलीवर्स द गुड्स ऑन बोर्ड द वेसल और प्रोक्योर्स द गुड्स ऑलरेडी सो डिलीवर्ड। सेलर जो है उसने जो है सामान जहाज तक पहुंचाना है। द रिस्क ऑफ लॉस ऑफ और डैमेज टू द गुड्स पासिस व्हेन द प्रोडक्ट्स आर ऑन द शिप। जब शिप पर सामान चढ़ जाता है तब जिम्मेदारी जो है वो डिलीवर हो जाती है, पास हो जाती है बायर पर। The seller must contract for and pay the cost and freight necessary to bring the goods to the named port of destination. जो seller है उसकी तमाम तर जिम्मेदारी होगी फ्रेट की, किराए की, कोई भी अखराजात है उसकी जब तक सामान पहुंच नहीं जाता पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन तक। ठीक है। The seller also contracts for insurance cover against the buyer's risk of loss of or damage to the goods during the carriage. जो seller है वो कॉन्ट्रैक्ट ये भी करता है कि इंश्योरेंस जो है वो कवर बायर के रिस्क पे की जाएगी या उसके रिस्क पे की जाएगी। ठीक है, लेकिन जो इसकी मेन है वो बायर के ही रिस्क पे जो इंश्योरेंस है वो कवर होगी। अगर जहाज पर सामान चढ़ गया है तो उससे पहले की कोई भी इंश्योरेंस है वो सेलर पे होगी। सिर्फ और सिर्फ जब जहाज पे सामान चढ़ जाता है, वहां से लेके पाकिस्तान तक पहुंचने तक कोई इंश्योरेंस सेलर पे नहीं करेगा। बाकी कोई कस्टम ड्यूटी है, कोई और अखराजात हैं, वो सेलर पे करेगा। The buyer should note that under CIF, the seller is required to obtain insurance only on minimum cover. जो बायर है उसको ये चीज भी नोट करनी होगी कि जो CIF है, ये जो CIF टर्म है, इसमें जो सेलर है वो इंश्योरेंस मिनिमम कवर जो है वो रिक्वायर होगी। वो मिनिमम क्या है वो खुद डिसाइड हो जाता है कि इतने परसेंटेज पे मिनिमम जो है वो कवरेज होती है, ये डिसाइड करना पड़ता है। Should the buyer wish to have more insurance protection? क्या बायर को ज्यादा इंश्योरेंस प्रोटेक्शन चाहिए? It will need either to agree as much expressly with the seller or to make its own extra insurance arrangement. या तो उसको ये बात जो है वो सेलर को बतानी होगी कि मुझे एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए, या उसके लिए अलग से उसको एक इंश्योरेंस का अपना इंतजाम करना होगा। CPT, carriage paid to. CPT stands for carriage paid to and is an international trade term which means that the seller delivers the goods at their expense to a carrier or another person nominated by the seller. CPT में क्या होता है कि जो सेलर है वो गुड्स को डिलीवर करता है अपने खर्चे पर। ठीक है, अगर किसी शख्स का नाम दिया है, जैसे कंसोलिडेशन कंपनी से हम सामान ले रहे हैं, कह रहे हैं जी हम कंसोलिडेशन कंपनी से सामान मंगवाना चाहते हैं, जो सैंपल्स मंगवाए जाते हैं वो ज्यादातर सीपीटी के थ्रू मंगवाए जाते हैं। ठीक है, कि हम सेलर को कहते हैं जी हमें फ्री सैंपल दो और सीपीटी के थ्रू आप जो है सामान हमारा फलां वेयर हाउस तक पहुंचा दो, फलां एड्रेस तक पहुंचा दो। ठीक है, the seller assumes all risks including loss until the goods are in the care of the nominated party. जो सेलर है तमाम तर जिम्मेदारी उसकी होगी जब तक सामान उस शख्स तक नहीं पहुंच जाता जिसको हमने नॉमिनेट किया था। वो एक कंसोलिडेशन कंपनी हो सकती है, वो हमारा कोई दोस्त हो सकता है, चाइना में ही, चाइना की ही बात कर रहा हूँ, वहां पर कोई भी वो शख्स हो सकता है जिस तक सामान पहुंचाना है। The carrier could be the person or entity responsible for the carriage by sea, transport, rail, road, etc. ये जो कुरियर है ये कोई पर्सन हो सकता है या कोई ऐसी एंटिटी हो सकती है जो रिस्पॉन्सिबल होगी कैरेज के लिए। ठीक है, वो एक सी ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है, रेल भी हो सकता है, रोड भी हो सकता है, या एयर भी हो सकता है, of the goods or the person or entity enlisted to procure the performance of the carriage. The CPT price might include terminal handling charges in their freight rates. जो CPT है इसमें terminal handling charges भी हो सकते हैं, TSC freight rates में भी। ये सारी जिम्मेदारी कौन अदा करेगा? ये seller अदा करेगा। The seller delivers the good to the carrier or another person nominated by the seller at an agreed place. जो भी एक आप लोगों ने जगह मुत्तफिक की है वहां तक सामान को पहुंचाने की जिम्मेदारी सेलर की है। The seller must contract for and pay the cost of carriage necessary to bring the goods to the named place of destination. जो सेलर है वो इस चीज का भी पाबंद होगा कि उसने जो कैरेज है, जो किराया है एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाने का, वो भी सेलर ही पे करेगा।
CIP कैरेज एंड इंश्योरेंस पेड, ठीक है, इसमें सिर्फ इंश्योरेंस जो है वो ऐड हो जाएगा। Carriage and insurance paid to is when a seller pays freight and insurance to deliver goods to a seller appointed party at an agreed upon location। इसमें भी वही चीज है, लेकिन इसमें कैरेज के साथ साथ फ्रेट सॉरी इंश्योरेंस जो है, कैरेज फ्रेट और इंश्योरेंस भी शामिल हो जाएगी, ठीक है। ये है सीपीटी ही की तरह, लेकिन इसमें सिर्फ इंश्योरेंस एक ऐड हो जाएगी। The risk of damage or loss to the goods being transported transfers from the seller to the buyer as soon as the goods are delivered to the carrier or appointed person. It is comparable but different to cost, insurance and freight. ये comparable तो जरूर है, लेकिन different है CIF से। Under CIP, CIP के अंदर कैरेज एंड इंश्योरेंस पेड के अंदर द सेलर इज ऑब्लिगेटेड टू इंश्योर गुड्स इन ट्रांजिट फॉर 110% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, ठीक है। ये मेन पॉइंट है इसका कि सीआईपी में जो सेलर है वो इस चीज का पाबंद होगा कि 110% जो गुड्स ट्रांसपोर्ट की जा रही हैं उसकी इंश्योरेंस की जिम्मेदारी उसकी होगी। मतलब अगर 1 लाख का सामान है और लॉस हो जाता है, 1,10,000 उसको देना पड़ेगा। If the buyer desires additional insurance, such extra coverage must be arranged by the buyer. अगर buyer को extra coverage चाहिए तो वो इस टर्म में ऐड नहीं की जा सकती, लेकिन वो अलग से खुद अपनी अरेंज कर सकता है। इसके की टर्म्स क्या हैं? The seller has the same responsibilities as CPT, but they also contract for insurance cover against the buyer's risk of loss of or damage to the goods during the carriage, ठीक है। ये भी CPT ही की तरह है, लेकिन इसमें जो इंश्योरेंस की कवरेज है बायर के अगेंस्ट, वो रिस्क और लॉस की वो भी कवर की जाती है सेलर की तरफ से। The buyer should note that under CIP, the seller is required to obtain insurance only on minimum cover. Should the buyer wish to have more insurance protection, it will need either to agree as much expressly with the seller or to make its own extra insurance agreement. जो buyer है उसको ये चीज भी जाननी होगी, जो CIP है उसके अंदर जो भी इंश्योरेंस की मिनिमम कवरेज बताई गई है वही लागू होगी। अगर उसको एक्स्ट्रा इंश्योरेंस चाहिए तो उसके लिए उसको खुद से इंतजाम करना होगा। अच्छा जी, इसके बाद आ गया डीएपी। अच्छा, इनमें से ज्यादा जो यूज होते हैं वो मैंने आपको बता चुका हूँ, एक्सडब्ल्यू, एफओबी, डीएपी, डीपीयू और डीडीपी, ये ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है। बाकी जिक्र ही नहीं होता, बाकी इनको टर्म्स का सेलर और बायर जिक्र ही नहीं करते क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड से होते हैं। बेस्ट डीडीपी है, ठीक है। एक एफओबी आ जाता है, एक आ जाता है डीडीपी। अब मैं एंड में ना इनका कंपैरिजन भी है, एक पूरा चार्ट बना हुआ है कंपैरिजन का, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। उसमें बहुत आसान है समझना, बहुत इजी रह जाता है। Delivered at place is an international trade term used to describe a deal in which a seller agrees to pay all costs and suffer any potential losses of moving goods sold to a specific location। डीएपी में क्या होता है कि ये भी एक इंटरनेशनल ट्रेड टर्म है, जिसमें ये है कि जो सेलर है वो अग्री करता है सभी कॉस्ट पे, ठीक है। और कोई भी अगर लॉस वगैरह होता है एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने में लोकेशन तक, उसकी भी जिम्मेदारी सेलर की होती है। In delivered at place agreements, the buyer is responsible for paying import duties and any applicable taxes। अच्छा, डिलीवर्ड एट प्लेस में क्या होता है कि जो भी टैक्स वगैरह है, कोई भी इंपोर्ट ड्यूटी है, वो सभी जिम्मेदारी बायर पे आ जाती है, ठीक है। क्लियरेंस करवाना है, टैक्स देना है, ये सारी जिम्मेदारी जो है वो बायर पे आ जाएगी। और ये इंपोर्ट वगैरह जो पे किया जाता है, ये डेस्टिनेशन पे पे किया जाता है। मतलब अगर सामान चाइना से पाकिस्तान आ रहा है तो उसने वहां से एक्सपोर्ट के लिए उसको क्लियर करवा दिया, अब इस पे कोई भी टैक्स है तो जब पाकिस्तान वो सामान पहुंचेगा तो तब वो हमसे वसूल किया जाएगा। The seller delivers when the goods are placed at the disposal of the buyer on the arriving means of transport ready for unloading at the named place of destination। जो सेलर है वो गुड्स को डिलीवर करता है बायर के डिस्पोजल पे, वहां तक जहां तक सामान जो है वो प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन के लिए निकलेगा, अनलोड होगा, ठीक है। The seller bears all the risks involved in bringing the goods to the named place। और जब तक जहाज तक सामान पहुंच नहीं जाता तब तक की जिम्मेदारी सेलर की है, ठीक है। कोई भी इंश्योरेंस, कोई भी खतरा, सारा कुछ जिम्मेदारी इसकी है। लेकिन इसमें कोई इंपोर्ट के टैक्सेस, कोई लीगल टैक्सेस, कोई क्लियरेंस वगैरह, वो जिम्मेदारी सेलर की नहीं है, वो बायर की है। ये इसमें एक फर्क है। डीपीयू, डिलीवर्ड एट प्लेस अनलोडेड, ये 2010 का जो इनको टर्म्स था, उसमें ये डीएटी होता था, ठीक है। अच्छा, this Incoterm requires that the seller delivers the goods unloaded at the named place of destination, ठीक है।
अच्छा, पिछले में क्या था डीएपी में कि उसने सिर्फ सामान वहां तक पहुंचाना था, अनलोड नहीं करवाना था। ठीक है, अनलोड करवाने का जो भी खर्चा होता है वो मतलब सामान बहुत ज्यादा है, उसको अनलोड करवाने के लिए भी मजदूर लगते हैं, मजदूरी लगती है, वो भी पे करने पड़ते हैं, लेकिन इसमें वो चीज क्लियर होती है। एक्सपोर्ट फीस, कैरेज, अनलोडिंग फ्रॉम मेन कैरियर एट डेस्टिनेशन पोर्ट एंड डेस्टिनेशन पोर्ट चार्जेस, ये सभी जिम्मेदारी किसकी आ जाएगी? सेलर की। पिछले में ये नहीं था, मतलब एक्सपोर्ट की अगर कोई फी है, कोई कैरेज है, कोई अनलोडिंग के चार्जेस हैं, डेस्टिनेशन पोर्ट के चार्जेस हैं, जो भी चार्जेस हैं वो सभी के सभी किस पे आ जाएंगे? सेलर पे आ जाएंगे। The terminal can be a port, airport, or inland freight interchange, but must be a facility with the capability to receive the shipment. टर्मिनल कोई भी ऐसा बंदरगाह हो सकता है, कोई हवाई अड्डा हो सकता है, कोई इनलैंड फ्रेट इंटरचेंज हो सकता है, लेकिन कोई ऐसी फैसिलिटी होनी चाहिए जहां पर जो शिपमेंट रिसीव करने की कैपेबिलिटी मौजूद हो। If the seller is not able to organize unloading, they should consider shipping under DAP terms instead. अगर सेलर जो है वो ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता कि वो सामान को अनलोड भी करवाए, ठीक है, जहाज पे लोड करने के लिए ऑब्वियसली उसको किसी जो कैरेज है वहां से उसको अनलोड करवाना होता है ना, एक जगह से अनलोड किया मतलब एक जो है वो मजदे पे रखा था सामान, वहां से उसने अनलोड किया, अनलोड करके उसने जहाज पे लोड कर दिया, ये जिम्मेदारी भी किसकी आ जाती है? सेलर की आ जाती है। अगर सेलर इस चीज का अरेंजमेंट नहीं कर सकता तो इसके लिए जो दूसरी टर्म डीएपी है वही यूज होगी। ऑल चार्जेस आफ्टर अनलोडिंग, फॉर एग्जांपल इंपोर्ट ड्यूटी, टैक्सेस, कस्टम एंड ऑन कैरेज आर टू बी बोर्न बाय बायर, और कोई भी जो इंपोर्ट ड्यूटी है, कोई टैक्स है, कस्टम ड्यूटी है, ये सभी जिम्मेदारी किसकी होगी? बायर की होगी। लेकिन अगर कोई एक्सपोर्ट फीस है, कैरेज है, अनलोडिंग के चार्जेस हैं, वो सेलर पे है। लेकिन इंपोर्ट ड्यूटी, कोई टैक्सेस, कस्टम ड्यूटी, वो जिम्मेदारी बायर की है। However, it is important to note that any delay or demurrage charges at the terminal will generally be for the seller's account. लेकिन इस चीज को जानना बहुत जरूरी है कि अगर कोई डिले होता है, कोई डिले के चार्जेस होते हैं टर्मिनल पर, उसकी जिम्मेदारी जो है वो सेलर के अकाउंट में आएगी। The seller bears all the risks involved in bringing the goods to and unloading them at the named place of destination. जो सेलर है वो अपने वेयर हाउस से लेके बंदरगाह तक सामान ले जाने की जितनी भी जिम्मेदारी है वो सेलर की है। उन सामान को अनलोड करवा के जहाज पे चढ़ाना, उसकी जिम्मेदारी भी सेलर की है। कोई अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी है, कोई एक्सपोर्ट के चार्जेस हैं, कोई पोर्ट के चार्जेस हैं कि जी आपकी कोई टिकट लगती है यहाँ पे सामान उतारने के लिए, वो भी जो है वो सेलर पे करेगा। इसके बाद आ जाता है डीडीपी, डिलीवर्ड ड्यूटी पेड। Deliver duty paid is a delivery agreement whereby the seller assumes all of the responsibility, risk, and costs associated with transporting goods until the buyer receives or transfer them at the destination port. डीडीपी में तमाम तर जिम्मेदारी सेलर पे आ जाती है जब तक सामान बायर तक रिसीव नहीं होता, बायर के डेस्टिनेशन पोर्ट तक रिसीव नहीं होता। कोई कस्टम ड्यूटी है, कोई इंपोर्ट ड्यूटी है, कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी है, कोई अनलोडिंग चार्जेस हैं, कोई कॉस्ट है, कोई फ्रेट है, वो सभी की सभी जिम्मेदारी सेलर पर है। दिस अग्रीमेंट इंक्लूड्स पेइंग फॉर शिपिंग कॉस्ट, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ड्यूटीज, इंश्योरेंस एंड ऑन एनी अदर and any other expenses incurred during shipping to an agreed upon location into the buyer's country. और इस अग्रीमेंट में जो है वो तमाम जो शिपिंग की कॉस्ट है, एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट ड्यूटी है, इंश्योरेंस है, ये सभी जो है वो सेलर की ही सॉरी बायर की कंट्री तक जो तमाम तर जिम्मेदारी है वो सेलर की है। The seller delivers the good when the goods are placed at the disposal of the buyer, cleared for import on the arriving means of transport, ready for unloading at the named place of destination. ये भी वही चीज है ऑब्वियसली कि जो सेलर है वो गुड्स को डिलीवर करता है बायर के डेस्टिनेशन तक, उसको क्लियर करवाता है इंपोर्ट के लिए, उसको क्लियर करवाता है एक्सपोर्ट के लिए, कोई इंश्योरेंस, सब कुछ जो है वो जिम्मेदारी वहां की आ गई। द सेलर बियर्स ऑल द कॉस्ट एंड रिस्क इन्वॉल्व इन ब्रिंगिंग द गुड्स टू द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। जो सेलर है वो तमाम तर कॉस्ट बियर करता है, रिस्क बियर करता है जब तक सामान जो है वो डेस्टिनेशन तक पहुंच नहीं जाता। They must clear the products not only for export but also for import. वो गुड्स को, प्रोडक्ट्स को क्लियर करवाते हैं न सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए, एक्सपोर्ट तो उनकी कंट्री से होगा ना, बल्कि इंपोर्ट के लिए भी। मतलब अगर इस चीज पर पाकिस्तान में कोई टैक्स लागू होता है वो भी टैक्स सेलर ही पे करेगा। To pay any duty for both export and import and to carry out all custom formalities, और सभी के सभी एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और कस्टम ड्यूटीज जो है वो सभी की सभी सेलर जो है वो पे करेगा।
ओके, अब जो है ये हमारे पास एक गोशवारा बना हुआ है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें फ्रेट कलेक्ट टर्म्स, फ्रेट प्रीपेड टर्म्स, ये सभी एनी मोड, सी एंड इनलैंड वाटरवे, एनी मोड और मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। 1 2 3 4 5 एनी मोड आ गया, सी और इनलैंड वाटरवे 1 2 3 4 ये आ गया, और 2 जो है एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, एफसीए और एक्सडब्ल्यू, मतलब ये 7 एनी मोड आ गया और 4 जो है वो सी और इनलैंड पे आ गया। यहाँ पे लिखा हुआ है जी ट्रांसफर ऑफ रिस्क, के एक्सडब्ल्यू में ट्रांसफर ऑफ रिस्क किसका होगा? 1 मिनट, ठीक है। एफसीए में किसका होगा? एफएस में किसका होगा? एक्सपोर्ट पैकेजिंग किसकी है? ये सारा देख ले, सेलर का है, ठीक है। मतलब ये सेलर पे आ गया, बाकी तमाम तर जिम्मेदारी जिसकी है वो बायर की आ गई। एक्सडब्ल्यू में एक्सपोर्ट पैकेजिंग करनी है, बाकी लोडिंग अनलोडिंग डिलीवरी वगैरह, एक्सपोर्ट ड्यूटी इंपोर्ट ड्यूटी इंश्योरेंस डेस्टिनेशन टर्मिनल, सारी जिम्मेदारी किसकी आ गई? सेलर की आ गई। और डीडीपी में क्या है कि अनलोडिंग एट डेस्टिनेशन बायर ने करनी है, बाकी तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो सेलर की आ गई। एक एक्सडब्ल्यू आ गया, एक डीडीपी आ गया, ये। फिर एफओबी जो है उसमें क्या है? उसमें आधी जिम्मेदारियां किसकी हैं? सेलर की हैं, और आधी जिम्मेदारियां किसकी हैं? बायर की हैं। कि कैरियर के चार्जेस तक बायर पे करेगा एफओबी में, लेकिन सीएफआर में क्या है कि कैरियर के चार्जेस जो है वो सेलर पे करता है, बाकी सेम। यहाँ से जो है हम इसको निगोशिएट कर सॉरी देख सकते हैं, ऑब्लिगेशन और चार्जेस, ये बहुत इजी है, ठीक है। ये आपको आईसीसी की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा गोशवारा, ठीक है, लेकिन ये मैं आप लोगों को शेयर करूंगा, उसमें भी पता चल जाएगा। फिर यहाँ पे एक और मजीद जो है वो गोशवारा दिया गया है, कॉस्ट रिस्क इंश्योरेंस ऑल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सी एंड इनलैंड। यहाँ पे फ्रेट किसका है और रिस्क किसका है? फ्रेट किसका है और रिस्क किसका है? फ्रेट किसका है और रिस्क किसका है? मतलब किराया कौन पे करेगा? सेलर पे करेगा। रिस्क कौन पे करेगा? सेलर पे करेगा। चलिए, थोड़ा सा मैं जल्दी एंड में ले गया इसको। कल वाला क्या नहीं सेंड किया? कल वाले स्लाइड्स की बात कर रहे हैं आपके? वो मैंने सेंड नहीं किए, परसों वाले, सॉरी, आई गेस परसों के थे। जी, कोई सवाल आप लोगों के वो आप पूछ सकते हैं जी। अब्दुल आप मैं अनम्यूट करता हूँ, आपको बोले। सॉरी, अब्दुल नहीं, साद। अच्छा, मैं वो भी शेयर कर देता हूँ वैसे। वो जो मेगा ड्राइव पे मैंने लेक्चर्स अपलोड किए हैं ना, वहाँ पे वो स्लाइड्स मैंने अपलोड की हुई हैं साथ ही, मैं उसको देख लेता हूँ। जी, किसी चीज की समझ नहीं आई, कोई सवाल है तो पूछ लें। अ, जी अब्दुल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये ना आपने जो गुब्बारे शेयर किए हैं सर, ये अमेजोन पे लागू होते हैं कि हर वेबसाइट पे? ये जैसे अलीबाबा, दराज है, जी जी, ये सभी पे लागू होते हैं। तो इंटरनेशनल ये कोई सभी भी पे ट्रेड होगी उस पे ये लागू होगा। सर, ये यानी कि इंटरनेशनल ही है? जी जी, ये इंटरनेशनल है। अगर हम भी करते हैं तो यही इनको भी मद्देनजर रख के करेंगे? जी जी बिल्कुल, उनको मद्देनजर रख के ही हमने करना होता है। सर इनमें सबसे बेस्ट कौन सा है? सबसे बेस्ट है डीडीपी। और सर? एफओबी यूज होता है। एफओबी में आधी जिम्मेदारी सेलर की होती है, आधी जिम्मेदारी बायर की होती है। डीडीपी में बायर की कोई जिम्मेदारी नहीं होती, सिर्फ उसने गुड्स को रिसीव करना होता है बस। जी बाकी सर। तमाम तर कोई टैक्स है, कोई इंपोर्ट ड्यूटी है, कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी है, वो सारी जिम्मेदारी उसकी होती है। डीडीपी असल में यूज होता है कि वो आपके घर तक जो है वो सामान पहुंचेगा।
सर ये मुझे लगता है इतना अमेजोन पे तो नहीं लागू होगा, क्योंकि अमेजोन के हमने तो चीज अपनी भेज देनी उधर, एक दफा तो भेज देनी उनके देखें, वेयर हाउस में अमेज़न जैसे दुबई में। अमेज़न पर ये लागू नहीं होता, लेकिन अमेज़न के लिए जब हम सामान मंगवाते हैं, तब तो लागू होगा ना, इन्वेंटरी जब हमने परचेज़ करनी है। जब ठीक हमने है, ये तो अमेज़न सेल के पे लिए नहीं सर। इन्वेंट्री परचेज़ करनी है किसी सप्लायर से इंटरनेशनली, जी तब तो जी। ये चीज़ें लागू हाँ होंगी हाँ ना। सर वही। हाँ, हाँ जी, तब वही तो मैं कह रहा हूँ, तो वो तो हम उसके वेयर हाउस में भेज देते हैं, यानी कि उनका काम ही होता है फिर जी, आगे जी। एफबीए जी, जैसे होता है। जी, जी, वो बाकी तो उनका है ना, वो हाँ उनके हाँ। तो अलग टर्म्स हैं, उनके हवाले से अगर हम अमेज़न की बात करें, उनका तो अलग जी जी। सिस्टम है। उन्होंने कहना है जी लेबल्स लगे हों, हमने इंस्पेक्शन करनी है, चेक करना है सामान ठीक है, सामान सही पहुँचे बस। इसके अलावा तो उनकी कोई और ये चीज़ नहीं है। क्योंकि हम अमेज़न को सामान बेच नहीं रहे, हम अपना सामान अमेज़न के वेयर हाउस में रखवा रहे हैं, ठीक ऐसे है? ही। तो उन्हें इस चीज़ से गर्ज़ नहीं है कि आपने किस तरह सामान मँगवाया, किस तरह नहीं मँगवाया, कितने पैसे दिए, कितने पैसे नहीं दिए, उनको इस चीज़ से गर्ज़ नहीं है। जी सर। जब हमने सामान अमेज़न के वेयरहाउस तक मँगवाना है, तो तब ये इनको टर्म्स हम्म। यूज़ होते हैं। जी सर। और आपको कई जो सप्लायर हैं वो ऐसे भी मिल जाएँगे जो आपके अमेज़न के वेयरहाउस तक सामान पहुँचाते हैं। असल में ऐसे भी आपको लोग मिल जाते हैं सप्लायर, ठीक है सर। ठीक है? क्योंकि उनके काफ़ी बंदे होते हैं, उनको पता होता है कि क्योंकि वो असल में ना 30-40% अमेज़न पर चाइनीज़ भी सेलर हैं। तकरीबन ओवरऑल जितने सेलर्स मौजूद हैं, उसमें से 40% चाइनीज़ सेलर्स हैं। चाइनीज़ ब्रांड्स बहुत बिक रहा जी होता है सर। वहाँ पे, तो इसलिए उन्हें पता होता है। इसमें सबसे बेस्ट जो है वो जैसे मैंने आपको बताया डीडीपी, डीएपी, एफओबी ये 3 जो हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। डीडीपी डिलीवर्ड ड्यूटी डी। पेड, डीएपी डिलीवर्ड एट प्लेस और एफओबी फ्री ऑन बोर्ड ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। जी, और कोई सवाल? आप लोगों के ये क्लियर होने चाहिए इनको टर्म्स, ठीक है? मतलब मुझे बार-बार आप लोगों को समझाना ना पड़े डीएपी क्या था, डीपीयू क्या था, डीडीपी क्या था, एफसीए क्या था, एक्सडब्ल्यू क्या था। ये आप लोगों ने आज इसको अच्छे से जो है वो रट लेना है। रट ऐसे लेना है कि हमें पता होना चाहिए कि किसकी क्या ज़िम्मेदारी है। क्योंकि जब आपने सोर्सिंग करनी है तो उसमें आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। बाज़ औक़ात इस तरह भी होता है कि जब आपका इंटरव्यू हो रहा होता है एज़ अ वीए के लिए, तो तब आपसे इनको टर्म्स भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है? कि डीडीपी में क्या होता है, डीएपी में क्या होता है, ठीक है? तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको इन चीज़ों का पता हो और आपने इन चीज़ों को अच्छे से ज़हन-नशीं करना है, ठीक है? जो ज़्यादा यूज़ होने वाले टर्म्स हैं वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, डीडीपी है, डीएपी है और एफओबी है। एफओबी तो वो टर्म है जो हर सप्लायर जो है वो अलीबाबा पे बेच रहा है चीज़, ठीक है? एफओबी वो उन्होंने जो प्राइस लिस्ट की होती है, ज़्यादातर वो एफओबी प्राइस होती है, ठीक है? और अगर फिर हम उन्हें कहते हैं जी आप डीडीपी प्राइस हमें दे दें, तो वो तमाम तर ज़िम्मेदारी वो ले लेते हैं और एक्स्ट्रा जो जो भी एक्स्ट्रा है वो पर आइटम में ऐड करके हमें बता देते हैं। ठीक हो गया? ठीक हो गया सर। चलें, और किसी का कोई सवाल है? तो पूछें मुझसे, मैं क्लियर कर देता हूँ। जी साहब बोलें, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। जी बोलें। सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है? सबसे बेस्ट मेथड ये सब डीडीपी है? देखें ये डिपेंड करता है कि हम किस तरह की चीज़ मँगवा रहे हैं, क्या वो टूटने वाली चीज़ है या वो चीज़ जी नुकसान वाली नहीं है, उस हिसाब से फिर हम करते हैं। मतलब देखिए ना अगर एक चीज़ है वो इतनी आसानी से टूट नहीं सकती, नुकसान नहीं हो सकता उसका, तो हम फिर डीडीपी क्यों करें उसका? समझ रहे हैं मेरी बात? जी मतलब जी उसमें हम जी इंश्योरेंस पे क्यों करें फिर? जी इंश्योरेंस के पैसे तो फिर ऑब्वियसली वो ऐड कर लेता है ना। तो हमें ये देखना पड़ता है कि हम एक तो सामान किस तरह का मँगवा रहे हैं, फिर उस हिसाब से हम जो है वो अपने एक टर्म यूज़ करते हैं। लेकिन जो ज़्यादा यूज़ होने वाले टर्म्स हैं वो है जी एफओबी तो हमें मिलता ही मिलता है ना। कोई भी आप सेलर देख लें अलीबाबा पे या कहीं पे भी, तो वो एफओबी पे अपना प्रोडक्ट उसने लिस्ट किया होगा। प्राइस जो है वो एफओबी पे दी होगी।
ठीक है। फिर जी डीएपी सर। आ जाता है, डीपीयू आ जाता है और डीडीपी आ जाता है, ठीक है। और डीडीपी पे बहुत कम जो सप्लायर हैं वो मानते हैं, ठीक है। जो बड़े वेयर हाउस वाले सप्लायर होते हैं वो बहुत कम ऐसा करते हैं कि वो डीडीपी की शर्त पे माने। हाँ, वो डीएपी या डीपीयू पे मान जाते हैं। उसमें क्या होता है कि डीएपी में इम्पोर्ट ड्यूटी वो हम पर आ जाती है और अनलोडिंग हम पर आ जाती है। बाकी तमाम तर ज़िम्मेदारी डीएपी, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता कि फलाँ कंट्री में अगर हम ये सामान भेजते हैं तो उसपे उसकी इम्पोर्ट ड्यूटी या टैक्सेस क्या हैं? बाज़ औक़ात उन्हें नहीं पता होता। इसलिए वो डीडीपी की तरफ नहीं जाते। समझ गए मेरी बात? हेलो, आवाज़ आ रही है आपको? आई थिंक आपने माइक ऑफ कर दिया। ओके, ओके। चलें, और किसी का कोई सवाल? मुदस्सर आपका कोई सवाल? नवीद आपका कोई सवाल? एक मिनट में ऑन करता हूँ। मैंने ऑन किया है आपका माइक, बोलें। जी सर। सर प्लीज रिपीट करिएगा, वो नेट इशू हो गया था। जी। मैं ये कह रहा हूँ कि जो डीएपी है, डीपीयू है, ये भी यूज़ होते हैं, ठीक है? और जो डीडीपी है, ये भी यूज़ होता है। डीडीपी में क्या होता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ सामान जब हमारे जगह पे पहुँच जाता है, तो हमने उसको उतारना होता है, बस। ठीक है? जी, जी। अगर हम सपोज़ चाइना से हम अमेरिका में सामान मँगवा रहे हैं, तो ज़्यादातर हम डीपीयू करते हैं, ठीक है? जी सर। डीपीयू में क्या होता है कि सामान उतरवाने तक ज़िम्मेदारी उसकी होती है, और अगर उसपे कोई इनकम टैक्स कह रहा हूँ, इम्पोर्ट ड्यूटी या कोई टैक्स है, कोई कस्टम ड्यूटी है, वो हमने पे करनी होती है, ठीक है? अगर जी सर। यूनाइटेड स्टेट्स में है या यूके में है, सामान वग़ैरह उतार के हर चीज़ जो है वहाँ पे क्लियर होती है। ठीक है। फिर हम एक शिपिंग कंपनी से राब्ता कर लेते हैं कि जी हमारा सामान आ रहा है, फलाँ पोर्ट पे, आप वहाँ से जाके उसको रिसीव कर लें, ठीक है? वो वहाँ पहुँचते हैं, कोई भी कस्टम ड्यूटी है वो हम उनको पे कर देते हैं और वो वहाँ से सामान उठा के अमेज़न के वेयरहाउस तक पहुँचा देते हैं। ये डीपीयू में ऐसा काम हो जाता है। मतलब स ये सर जहाज़ पर कस्टम जी? जी, ये कस्टम ड्यूटी का कैसे हमें पता चलता है कि कितनी अ, है? देखें, ये तो हमने पहले किसी से राब्ता करके इस चीज़ को क्लियर करवाना होता है ना कि कस्टम ड्यूटी किसकी कितनी है। जी सर। ठीक है, तो ये भी हमें पता चल जाता होता है अक्सर कि कस्टम ड्यूटी कितनी है। अगर हमें ना पता हो, कन्फर्म ना हो, तो हम इसके हवाले से डीडीपी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है? ताकि जो सेलर है अगर उसको जी पता है, सर। तो वो डीडीपी पे हमें चीज़ भेज दे। अगर वो कहता है जी नहीं मैं डीडीपी पे नहीं भेज सकता, ठीक है? तो फिर हम खुद देखेंगे कि अगर मैं इतना सामान फलाँ जगह से फलाँ जगह मँगवाता हूँ, तो इस पे मुझे कस्टम ड्यूटी कितनी पे करनी पड़ेगी? क्या इस पर कोई कस्टम ड्यूटी लगती भी है या नहीं लगती? ठीक है, अगर तो कस्टम ड्यूटी लगती है, जी। तो फिर हम जो है वो डीपीयू पे करते हैं और कस्टम ड्यूटी खुद पे कर देते हैं। सर ये कोई मसलन ये पाकिस्तान है, तो ये इसका कोई उन्होंने स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि किस चीज़ पे कितनी है, किस चीज़ पे नहीं है? ये हमें पता चल जाता है एफबीआर के थ्रू। जी पाकिस्तान सर, ठीक। पोस्ट के थ्रू भी हम पता लगवा सकते हैं क्योंकि वो एफबीआर के साथ रिलेटेड होता है। तो उनसे हम पूछ सकते हैं कि अगर हमने ये सामान इतने का मँगवाना हो, तो इस पे कितनी ड्यूटी हमें पे करनी होती है। इनके एजेंट्स जो होते हैं ना, वैसे जी। बेसिकली ये जो कंसोलिडेशन कंपनीज़ होती हैं, इनको इस चीज़ के हवाले से बहुत इल्म होता है, क्योंकि इनका काम ही ये होता है। जो फ्रेट फॉरवर्डर होते हैं ना, जी इनका सर। काम ही ये होता है। वो जी। हमें इस हवाले से आगाह कर देते हैं कि इस पे इतना खर्चा है, इस पे इतना खर्चा है। या हम किसी बंदे से बात कर लेते हैं उसको पता लगवाने के लिए कि मैं इतना सामान मँगवा रहा हूँ, तो मुझे इस पे कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। जी सर। सर ये जी। बल्क में जो करते हैं उस पे ही होता है, मसलन कि एक है कि उसने 1-2 मंगवा दिए प्रोडक्ट? सिंगल आइटम पे भी अक्सर होता है, जैसे कि अब आप लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन अगर मँगवा लेते हैं, गाड़ी मँगवा लेते हैं, तो उसपे भी आपको टैक्स पे करना पड़ता है।
ठीक है, इट डिपेंड्स। ठीक सर। कई ऐसे बल्क पे भी आप जी चीज सर। मंगवा लें तो उस पर टैक्स नहीं है। ठीक है, कई जी चीजें सर। ऐसी हैं, और कई चीजें ऐसी हैं जो सिंगल भी मंगवा लें तो उस पर टैक्स है। ठीक है, और फिर जी आ सर। जाता है सर कि ये आपने जी जी बोलें सर आप। अगर देखें ना, बिजनेस पर्पजेज के लिए जो भी चीज मंगवाई जाती है उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी लाजमी होती है। ठीक है, लेकिन अगर किसी चीज को फरोग दिया जा रहा है, जैसे पाकिस्तान में जो है वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज को फरोग दिया जाता है, तो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ड्यूटी खत्म कर दी जाती है। अब पाकिस्तान में मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर और गाड़ियों पर टैक्सेस इसलिए लगाए गए हैं ताकि पाकिस्तान में ही ये चीजें बने, बाहर से लोग कम मंगवाएं। यही रीजन है कि पाकिस्तान में डिफरेंट कंपनीज अपने प्लांट्स लगा रही हैं। ठीक है, तो इसी तरह फिर ये हर कंट्री के हिसाब से होता है कि किस चीज को ज्यादा फरोग दिया जा रहा है। क्लियर हो गया साथ? उनकी आवाज नहीं आ रही। और कोई सवाल आप लोगों का? मैं ये स्लाइड जो है वो शेयर कर देता हूँ आप लोगों को ग्रुप में, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोगों ने कंपैरिजन करना है तो वो यहीं से हो जाएगा आपका कंपैरिजन। ठीक है, यहाँ से भी आपका कंपैरिजन हो जाएगा, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि रिस्क किसका है और फ्रेट किसका है। ठीक है, ये सब कुछ लिखा हुआ है। जो चलें, अगर आप लोगों के सवालात नहीं हैं तो सेशन को मैं एंड करता हूँ। तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और इस चीज़ को लाजमी लाजमी तौर पे इस चीज़ को समझिएगा, वरना आप लोगों को सोर्सिंग में ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा।